स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी सत्यार्थी को बधाई। अंडमान से आगे बढ़ा तूफान हुदहुद। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट। तूफान से निपटने की तैयारियां। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी थमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का बताया नतीजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की जमानत। कल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के आदेश। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के घोषणा पत्र जारी। बीजेपी का सुशासन और शिवसेना का अखंड महाराष्ट्र का वादा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीषण तूफान में बदलकर तेजी से अब तट की ओर बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तूफान से बचाव की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उधर केंद्र सरकार भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 35 टीमें वहां पर भेजी गई हैं। चक्रवाती तूफान हुदहुद खतरनाक होकर तेजी से ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा के कुछ इलाकों में इसके असर से बारिश हो रही है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक तूफान 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच तट पर पहुंचेगा। इस बीच 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। इसके प्रभाव से जो बारिश जिन जिलों में होने की जो है भारी से अधिक भारी बारिश, वो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के जिले जिसमें कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और गोदावरी जिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से शुक्रवार को बातचीत की। उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। एनडीआरएफ की 35 टीमों को ओडिशा और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। We are not taking it lightly. Why so? Because this much of speed is enough. It is sufficient to inflict casualties if we are not prepared, if we will not take all precautions. So we need to ensure that all people who are going to be affected by these cyclones, they are evacuated well in time. They are put into the cyclone shelters. So they should not get vulnerable. They should not get exposed to the cyclone. आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी समेत सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के अलावा उनके लिए राशन और दूसरी जरूरी चीजें जुटाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सेना और वायुसेना की मदद ली जाएगी। Every day our chief secretary is reviewing the situation. He will brief me. Whenever there is a necessity, I will also intervene. तूफान से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ओडिशा के 4 जिलों में हाई अलर्ट और 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बंदरगाहों पर वार्निंग सिग्नल लगाए गए हैं। ओडिशा सरकार ने एनडीआरएफ की 15 टीमें और ओडीआरएफ की 10 टीमें तटीय इलाकों में तैनात की हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार की एनडीआरएफ बटालियनों को भी अलर्ट में रखा गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 162 नावें, 54 गोताखोर सेट और सैटेलाइट फोन भी भेजे गए हैं। This last year filing, the strategy, similar strategy is being adopted, and this cyclone is likely to be less severe than filing, so there will be absolutely no problem. इस बीच चक्रवात अंडमान निकोबार से ओडिशा के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तेज हवा से अंडमान में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। सड़कों को नुकसान के अलावा बिजली और फोन की व्यवस्था भी ठप हो गई है। बीते साल फेलिन चक्रवाती तूफान से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हुदहुद चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग बुलेटिन जारी कर रहा है। इस बारे में मौसम विभाग के महानिदेशक LS राठौर से बातचीत की हमारी संवाददाता अनु दीवान ने। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल
डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ है। सर, हुडहुड नाम का तूफान जो है 12 अक्टूबर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हिट करने वाला है। अगर हम उसकी करंट पोजीशन जानना चाहें तो अभी वो इस समय किस जगह पर है और कितना खतरनाक हो सकता है? अभी जो ताज़ा स्थिति है उसके अनुसार ये करीब 450 किलोमीटर विशाखापट्टनम से दूरी पर स्थित है। अगर आप नक्शे पे नज़र डालें तो ये विशाखापट्टनम है और मौजूदा स्थिति इसकी ये करीब यहाँ पर 86 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड और 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और इसके पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़कर के 12 तारीख को पूर्वाह्न में इस तट को यहाँ से पार करने की संभावना है। समय पे अभी हवा की गति क्या है और जब 12 अक्टूबर को ये पहुंचेगा तब उस समय हवा की गति क्या रहेगी? अभी ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और अभी जो हवा की गति है ये करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है और जो ये आगे बढ़ेगा इसकी तीव्रता में और इजाफा होगा और जब ये तट को पार करेगा उस वक्त हवा की गति करीब 155 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सर, इसके साथ साथ जो बाकी के आसपास के इलाके हैं, आसपास के राज्य, उनके ऊपर भी थोड़ा असर पड़ सकता है? बारिश या किसी और चीज़ की संभावना है? हाँ, देखिए ये तो जो चेतावनी की बात है, वरना तो इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है चक्रवात और फिर आगे भी चूंकि ये बढ़ता है, हालांकि ये जब तट को पार कर जाएगा उसके 12 घंटे में ये कमज़ोर होकर सिर्फ चक्रवात रह जाएगा, सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म रह जाएगा और उसके 12 घंटे पश्चात ये फिर और कमज़ोर पड़ जाएगा और 24 घंटे के बाद भी एक लो प्रेशर ही रह जाता है। तो लेकिन बारिश फिर भी चूंकि ये पूरा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर कन्वेक्शन बढ़ेगा और ये क्षेत्र और फिर इसकी जो ट्रैक है वो अंदरूनी क्षेत्रों में आती है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले और आसपास के जो बाकी ज़िले हैं वहाँ पर भी बारिश रहेगी। और इस तूफान और इसके असर और किस तरीके से इसके खतरे को कम करने के प्रयास होने चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर साहब हैं जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीएफ से और डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है। सबसे पहले तो इस तूफान के बारे में समझना चाहूँगा, कितना ज़्यादा खतरनाक या पिछले तूफानों से कितना कम खतरनाक? ये पिछले तूफान जो आया था 2013 में फाइलिन, उससे ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जैसा अभी राठौर साहब ने बताया जितना ये आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही फॉल आउट होगा तट को, यानी फॉल आउट मीन्स तट को जब छुएगा तो इसकी स्पीड जो है कम होगी। वो इसलिए कम होगी क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं और उसकी वजह से जो है उसका घर्षण कम होने से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसका जो असर कम होगा, लेकिन बारिश का असर और उसके जो रिपरकशंस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में नवीन जी, इस पूरे अगर हम देखें सीक्वेंस को 12 तारीख तय की गई है कि उसके आसपास ये हिट करेगा कोस्टल एरिया को, किस तरह का सबसे बड़ा खतरा होगा, यानी कि किस पूरे इलाके पर, और ये क्या जो तैयारियां हैं आप देख रहे हैं इस वक्त, वो तैयारियां आपको दिख रही हैं मुक्किल हैं कि पूरे उस खतरे से निपटने के लिए जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है? बिल्कुल, अभी क्योंकि ये एक ऐसा डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। 72 आवर्स पहले हमें पता लग गया था ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसकी स्पीड 225 किलोमीटर पर ये स्टार्ट हुआ था, जब इसका डिस्टेंस यहाँ से 500 किलोमीटर था। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमें पहले से पता लग जाता है। अब हमारी सिचुएशन ये है कि हमने वहाँ से जो मैन पावर को हटा लिया है और मवेशियों को हटा लिया है, और बाकी जो नुकसान होना है, मेन नुकसान जो होगा वो जहाँ पर ये हिट करेगा, एक तो आपका बिल्डिंग्स का होगा, बिल्डिंग की छतें टूट जाएंगी, लाइट टूट जाएंगी, रोड डैमेज हो जाएंगे, रेलवेज डैमेज हो जाएगा, आग लग जाएंगी जगह जगह, आग के खतरे, बिजली के स्पार्क से हो सकता है, गैस का लीकेज हो सकता है, या कोई छोटी सी कहीं चिंगारी मिल गई, आग का बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन क्योंकि बारिश साथ में है तो आग से जो थोड़ा बचाव हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों का जो डिस्ट्रक्शन है वो तो होना ही है। और ये जब हिट करेगा पूरे, मैं कहूँ कि तट को, कितने घंटे सबसे ज़्यादा आप मानते हैं कि जब अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी, और क्या उस वक्त बारिश का ज़्यादा खतरा है, तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश, या फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश? ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हिट होगा तो इसकी स्पीड जब कम होगी तो जो स्पीड से होने वाले नुकसान है वो तो हो चुके होंगे और फसलें नष्ट हो गई होंगी। आपका जो कोस्टल एरिया पे जो बिल्डिंग्स बनी है, जो वहाँ फसल है, जो एग्रीकल्चर का है, सब नष्ट हो गया होगा, नावें नष्ट हो जाएंगी, जो बोट्स खड़ी हैं वो सब नुकसान हो जाएगा उनका,
बाकी बारिश से जो नुकसान होने वो उसके बाद लगभग 48 घंटे तक, और मैं कहूँगा बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा भी राठौर साहब ने बताया है, काफ़ी अंदर तक ये बारिश का नुकसान मध्य प्रदेश तक हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि कोस्टल में जब हिट करेगा इलाके में, उसके बाद मध्य भारत तक मैं कहूँ कि इसका इम्पैक्ट दिखेगा। क्या तेज बारिश या अलग अलग इलाकों में अलग अलग बारिश का रेशियो वहाँ पर दिखेगा? कई राज्यों में बिल्कुल बारिश का रेशो दिखेगा, और बारिश से होने वाले नुकसान जो होते हैं बाढ़ के, वो रिपरकशंस देखने को एरिया मिलेंगे। लेकिन कोस्टल एरिया जो मैं समझता हूँ कम से कम काफ़ी बड़ा कोस्टल एरिया डैमेज्ड हो जाएगा काफ़ी बुरी तरीके से, जैसे पिछली बार भी हुआ था। और जिस तरीके के हम इस बार, आपने कहा कि प्रोडक्शन इसके लिए हम कर लेते हैं, तैयारियां हमारी अब पहले से कई गुना बेहतर हुई हैं। एनडीआरएफ की करीब 35 टीमें लगाई गई हैं। और इस वक्त क्या खास हिदायत या सावधानी बरतने की जरूरत होगी वहाँ? एनडीआरएफ तो आपको सपोर्ट देने के लिए है। ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ चली गई और एकदम सब चीज़ सेफ हो गई, ऐसा नहीं है। एनडीआरएफ केवल आपको हेल्प करेगी रेस्क्यू में, बाकी ये तो पब्लिक को तैयारी करनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, जो उन्होंने की है। और लास्ट टाइम भी काफ़ी उड़ीसा ने और सभी महाराष्ट्र एरिया, आपका आंध्रा एरिया, सभी ने मेहनत किया था, और जिससे मैन पावर नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। मैन पावर का मुश्किल से 21 आदमियों की रिपोर्टिंग हुई है डेथ की, और वो भी वो थे जो रह गए थे, नहीं खाली किए जगह। होता क्या है, जब इवैक्यूएशन किया जाता है, कुछ लोग एरिया में रह जाते हैं, या तो वो अपना घर की सामान की हिफाजत के लिए रह जाते हैं, और या फिर वो जो है अपना प्रिकॉशंस वगैरह ले लेते हैं, या कुछ क्रिमिनल्स किस्म के लोग भी पीछे से रह जाते हैं। वो लोग उस चपेट में आ जाते हैं, अदरवाइज मैन पावर का तो नुकसान नहीं होता है। एक आखिरी सवाल सर, चलते चलते, कि जिस तरह की स्पीड दिख रही है, क्या इसकी भी कुछ संभावना है, उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे स्पीड कुछ कम हो और ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए किसी तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला। पिछली बार भी स्टूडियो से मैंने ये बात बोली थी, और वो कम हुआ और स्पीड भी घूम गया, स्पीड भी घूम गई उसकी। वो तो चक्र है, हवा का बवंडर है, घूमता है तेजी के साथ, तो वो नेचुरली जब ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। अच्छा, इसमें खतरे वाली बात ये होती है कि इसमें बोल्डर्स आते हैं, हवा के प्रेशर के साथ जो चीज़ें उड़ के आती हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पत्थर है, लोहे के कण हैं, टुकड़े हैं, गाड़ियों के पार्ट्स हैं, टीन की चादरें हैं, शीशे के टुकड़े हैं, ये बिल्कुल तलवार का काम करते हैं। जो इसकी चपेट में आ गया वो मारा जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया नवीन जी इस पूरी बातचीत के लिए, और इस चक्रवात के तूफान के असर और किस तरीके से उसके इम्प्लिकेशंस हैं उसको समझाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और अब बात चुनाव की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब विरोधी करार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ पूंजीपतियों का हित साधने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हर तबके के विकास की है। महेंद्र मालवीय जी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से अच्छे दिन का वादा किया, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। राहुल गांधी ने कांग्रेस को गरीबों की हितैषी पार्टी भी बताया। हम राजनीति गरीब लोगों के लिए करते हैं, और ये हम खुल के ऐसे स्टेज से कह सकते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए हम राजनीति करते हैं। जरूर हम विकास चाहते हैं, उद्योग चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, मगर हम आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। पुणे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों से गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का भला होगा। हमारी सोच थी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आपके बटुए में हम डायरेक्ट पैसा डालेंगे। ये भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, मगर हम सरकार से गरीबों तक करते थे, और ये आपके जेब से निकालकर उद्योगपतियों को करते हैं। इस रैली में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस के महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में किसानों, नौजवान और बुजुर्गों को लुभाने के लिए तमाम वादे हैं। हालांकि घोषणा पत्र में अलग विदर्भ का जिक्र नहीं है।
बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी जाहिरनामे यानी घोषणा पत्र में सुशासन से जुड़े तमाम वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला महाराष्ट्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करेगी, साथ ही सरकारी कामों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करेगी। महाराष्ट्र लोक सेवा हमी कायदा, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्टच्या संदर्भामध्ये काही मुद्दे मांडले आहेत। मुख्यतः सरकार दरबारी जी कामं असतात ती ठराविक मुदतीमध्ये पार पाडली जावीत आणि तशी ती पार पाडली न गेल्यास नुकसान भरपाई मिळावी आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कडून त्याबद्दलची वसुली व्हावी। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर पार्टी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू करेगी। आईटी क्षेत्र में राज्य को आगे ले जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकास प्राधिकरण का गठन करेगी और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था लागू करेगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का वादा भी बीजेपी ने किया है। समाजातल्या सर्व घटकांच्या आशा आकांक्षांना प्रतिसाद देणारं अशा प्रकारचं हे दृष्टीपत्र आहे आणि महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पार्टीची विकासाबद्दलची आणि शासकतेबद्दलची म्हणजे गव्हर्नन्स बद्दलची दृष्टी या घोषणापत्रातून किंवा या दृष्टिपत्रातून आपल्यापर्यंत पोहोचेल। घोषणा पत्र में किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। बुजुर्ग किसानों के लिए अन्नदाता आधार योजना की शुरुआत करने के साथ ही पार्टी ने उन्हें सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा किया है। इसके अलावा मराठी स्कूलों का आर्थिक सशक्तिकरण और अंबेडकर स्मारक का वादा भी घोषणा पत्र में है। बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार पत्रकारों को भी जगह मिली है। पार्टी ने बुजुर्ग श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 1500 रुपए मासिक मानदेय देने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखंड महाराष्ट्र शिवसेना के घोषणा पत्र का अहम ऐलान है। वहीं पार्टी ने महाराष्ट्र के समग्र विकास और किसानों की बेहतरी का वादा भी किया। भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने के वादे के साथ शिवसेना ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्राथमिक अस्पतालों की तादाद बढ़ाने का वादा किया है। वहीं सुशासन पर भी शिवसेना ने जोर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, महाराष्ट्र में अच्छी सड़कों का निर्माण और राज्य को टोल फ्री बनाने की घोषणा भी की गई है। शिवसेना ने महाराष्ट्र की जनता से शिवाजी के नाम पर म्यूजियम बनाने, किसानों और बुनकरों की समस्याओं के निदान का वादा भी किया है। वहीं नवी मुंबई को अत्याधुनिक बनाने की बात भी कही है। शिवसेना ने छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है, तो वहीं राज्य के चुनिंदा शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 अक्टूबर को रेडियो पर दिए संदेश के मामले में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कांग्रेस के लीगल सेल को भेजे जवाब में कहा कि रेडियो पर मन की बात नाम से किए गए संबोधन के मामले में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। दरअसल कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच इस संबोधन पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को सरेंडर करने के लिए कल यानी शनिवार तक का वक्त दिया है। चौटाला दरअसल टीचर भर्ती मामले में जमानत पर हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। सीबीआई ने चौटाला पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में अदालत से उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिलेगा। सत्यार्थी और मलाला को इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे बाल श्रम जैसे सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति का कहना है कि ये विषम परिस्थितियों में निडरता के साथ की गई मेहनत का नतीजा है, जिसे दुनिया में पहचान मिली है। बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले इन दो चेहरों को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नोबेल कमेटी ने जैसे ही इस पुरस्कार के लिए भारत के 60 वर्षीय कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की 17 साल की मलाला यूसुफजई के नाम का ऐलान किया, दोनों देशों के लोग जश्न में डूब गए। Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children's right to education.
कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के 8वें नागरिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने 1983 में बचपन बचाओ आंदोलन की नींव रखी। कैलाश की वजह से अब तक 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी को नया रूप मिला है। उन्होंने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के वक्त राहत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पिछले 2 दशकों से वे बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तमाम बच्चों के मुद्दों का सम्मान है, जिन बच्चों को उपेक्षित समझा गया है इतने सालों से। करोड़ों बच्चे आज भी गुलामी के शिकार हैं, आज भी जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज देगा। कैलाश के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा करने वाली मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में हुआ। खेलने कूदने की उम्र में कायनात में बदलाव की इच्छा रखने वाली मलाला ने तालिबानी लड़ाकों के भय को दरकिनार किया और इलाके की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2009 में BBC के लिए एक डायरी लिखी जिसमें तालिबान की करतूतों का बेबाक खुलासा किया। 9 अक्टूबर 2012 को आतंकवादियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई मलाला की बेहतरी के लिए पूरी दुनिया में लोगों ने दुआ की। संयुक्त राष्ट्र ने उनके सम्मान में 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया। Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. कैलाश और मलाला को 10 दिसंबर को ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के बाद रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैज्ञानिक CV रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि अल्बानिया मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बीते 9 दिनों में पहली बार पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी में कमी आई है। हालांकि बीती रात कठुआ जिले में BSF की 4 सीमावर्ती चौकियों को निशाना बनाया गया। इस बीच महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का मुंह बंद हो गया है। जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगती 192 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरुवार की रात गोलाबारी नहीं हुई। BSF के मुताबिक कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में BSF की 4 चौकियों को निशाना बनाकर लगभग 20 मिनट तक फायरिंग की गई। इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रात में जो कोई फायरिंग हुई उसके बाद तो फिर तो कोई फायरिंग नहीं हुई है। आज सारे दिन कोई फायरिंग नहीं हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली में कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को गोलाबारी बंद करनी पड़ी। भारी गोलाबारी की वजह से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते सीमावर्ती इलाकों से लगभग 32,000 लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया, जहां विस्थापितों के लिए लगभग 40 शेल्टर कैंप बनाए गए हैं। फायरिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 130 गांव लगभग सुनसान हो गए। पाकिस्तान की तरफ से काफी दहशत है। रोज हमें गोलियों के साथ झेलना पड़ता है, इसलिए हम जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बताया, हमारे सरपंच साहब ने शाम को ही बता दिया था कि आज हो सकता है 4-5 किलोमीटर तक फायरिंग हो। तो अभी ये ट्रैक्टर ट्राली आप देख रहे हैं सर, ये भर के जा रहे हैं सभी। दहशत तो है सर, पाकिस्तान की काफी दहशत है। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीते 9 दिनों में पाकिस्तान की ओर से लगभग 36 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें सीमावर्ती इलाकों के 8 नागरिक मारे गए और BSF के कई जवानों सहित 90 लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।